हेलो बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। इस चैप्टर का आज फोर्थ पार्ट हम लेकर के आए हैं। शुरू के दो पार्ट में हमने देखा, हमने समझा इस पूरे लेसन को लाइन बाय लाइन, इसका पूरा हिंदी अनुवाद हमने लाइन बाय लाइन हमने किया। और थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, इसके क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो इसके आधे क्वेश्चन आंसर हम देख चुके हैं और आज फोर्थ पार्ट में हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा एक्सट्रैक्ट 1 भी हो गया था, मतलब पैसेज 1, ये पैसेज 2 भी हो गया था हमारा, ठीक है। और अभी क्या है ना, हमारी बुक में 7 बुक से मतलब 7 क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, ठीक है। तो अभी ना हम इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों ऐसा सोचते हो, द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड, यानी दादी जी को शर्मिंदगी महसूस होती थी, टू आस्क समवन एल्स टू रीड, किसी और को पढ़ने के लिए कहने में। क्या पढ़ने के लिए कहने में? कहानी। यानी दादी जी को किसी और को ये कहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी कि आप मेरे लिए ये कहानी पढ़ दो, ठीक है। ये कब की बात है? व्हाइल द नरेटर वाज अवे, जब लेखिका कहीं चली गई थी शादी में, तब। तो इसका आंसर हम ढूंढते हैं। इसका आंसर है शी फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज, वो उसको शर्मिंदगी महसूस होती थी, किसको? दादी जी को। क्यों? क्योंकि शी थॉट, वो सोचती थी अपने मन में कि somebody कैन मेक ए फन ऑफ हर इलिटरेसी, कि कोई ना मजाक बना सकता है उसकी अनपढ़ता का, ठीक है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इस बात का कोई मजाक बना सकता है। और क्या सोचती थी? और वो मन में कि शी डिड नॉट वांट टू शो, वो लोगों को ना ये दिखाना नहीं चाहती थी हर हेल्पलेसनेस, कि वो असहाय है कोई बुक पढ़ने में, ऐसा वो दिखाना नहीं चाहती थी। और डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, और वो ये भी नहीं दिखाना चाहती थी कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज नहीं आ रही लेकिन आप दूसरों से पूछने में डरते हो, आपको लगता है कि पता नहीं ये मेरे मजाक बनाएगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा। फॉर ए सिंपल टास्क, एक छोटे से काम के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेखिका थी ना, वो शुरू में इनिशियली मतलब शुरू में दादी जी के ऊपर क्यों हंसी, उनका ये डिटर्मिनेशन देख करके मैं सीखूंगी। वो 62 साल की उम्र में दादी जी कह रही है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी, तो ये देख करके नरेटर जो है ना वो हंसी क्यों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्यों। आंसर का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, वो इसलिए हंसी। अभी एक बात आपने ना घर में देखा होगा, कई बार जो घर में बड़े होते हैं वो ये कहते हैं, कोई बच्चा अगर कोई गलती कर दे या फिर कोई ऐसी बात बोले जो बचपने जैसी हो, तो घर वाले बोलते हैं कि ये अभी बच्चा है, इसको ज्ञान नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसको ज्ञान आएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं बचपने में कोई बात बचपने में होना। तो सी लाफ्स, यानी वो जो नरेटर है, लेखिका है, वो हंसी। सी लाफ्स बिकॉज चाइल्डिशली सी थॉट, क्योंकि बचपने में उसने सोचा कि लर्निंग एट 62 विद ग्रे हेयर्स, कि 62 साल की उम्र में सीखना, वो भी ग्रे हेयर्स के साथ, मतलब सफेद बाल आ गए, रिंकल्स आ गए फेस पे, एंड हैवी किचन वर्क, और किचन में काम भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी अवस्था में सीखना वाज फनी एंड इम्पॉसिबल, ये लेखिका ने सोचा, इसीलिए वो हंसी, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। किसका महत्व? व्हाट सिग्निफिकेंस
द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, यानी काशी यात्रा नाम की जो स्टोरी थी ना, उसका क्या महत्व है, कहां पे, दादी जी की लाइफ में, दादी जी की लाइफ में क्या महत्व रहा उसका, मतलब इस कहानी की वजह से दादी जी की लाइफ में क्या अच्छा हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर 3, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मेन करेक्टर, कहानी का जो मेन करेक्टर था, और एंड द ग्रैंड मदर और दादी जी, बोथ वर डीपली विलिंग, दोनों की ही तीव्र इच्छा थी। किस चीज की तीव्र इच्छा थी? काशी विजिट की। तो द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड द ग्रैंड मदर बोथ वर डीपली विलिंग टू विजिट काशी, दोनों काशी घूमना चाह रही थी। ठीक है, सो द ग्रैंड मदर वॉज हाईली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, तो इसीलिए दादी जी जो थी ना, वो कहानी में हाईली इंटरेस्टेड थी। ठीक है, उस कहानी में। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से यह हुआ कि दिस डीपली इमोशनल कनेक्शन, ये जो दादी जी का कहानी के साथ जो इमोशनली कनेक्शन बन गया था, मोटिवेटेड हर, दादी जी को मोटिवेट किया किस बात के लिए? टू लर्न रीडिंग, पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए। तो इस कहानी का क्या महत्व हुआ? इस कहानी की वजह से दादी जी ने लिखना पढ़ना सीखा। ये दादी जी की लाइफ में उस स्टोरी का सिग्निफिकेंस है। अभी क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर, यानी कि ग्रैंड मदर्स डिजायर, दादी जी की इच्छा, टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट, कन्नड़ अल्फाबेट सीखने की जो दादी जी की जो इच्छा थी ना, रिफ्लेक्ट अबाउट हर, व्हाट रिफ्लेक्ट अबाउट हर, उनके बारे में क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि दादी जी किस टाइप की लेडी थी। तो चलिए इसका भी आंसर देख। तो क्या रिफ्लेक्ट कर, वो सीखने की इच्छा क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी? इट रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक तो उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को रिफ्लेक्ट कर रही थी, प्रोग्रेसिव थिंकिंग को, एंड हर बिलीफ, और उनका ये भरोसा, दैट देयर इज नो एज बार, कि कोई उम्र की सीमा नहीं है किस बात के लिए? फॉर गेनिंग नॉलेज। तो बहुत इजी आंसर है ना। चलिए ये तो वैसे ही समझ में आ गया आप लोगों को। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर देखते हैं। सबसे नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेसन्स कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट, व्हाट लेसन कैन वी इन्फर, हम क्या सीख सकते हैं किससे? दादी जी, ग्रैंड मदर्स एक्शन, दादी जी का जो एक कार्य था, कौन सा कार्य? टचिंग द नरेटर्स फीट, उन्होंने लेखिका के जो पैर छुए थे ना, इस काम से हमें क्या शिक्षा मिली, इस बात से हमें क्या शिक्षा मिली? चलिए आंसर देखते हैं क्या शिक्षा। दादी जी ने नरेटर के पैर छुए, इससे हमें क्या शिक्षा मिली? इट टीचेज अस, यह हमें सिखाता है क्या? टू रेस्पेक्ट टीचर्स, मतलब अध्यापकों का सम्मान करना। यह हमें क्या सिखाता है? अध्यापकों का सम्मान करना। ठीक है, दादी जी का वो कार्य हमें क्या सिखाता है? अध्यापकों का सम्मान करना, रेस्पेक्ट टीचर्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज एंड जेंडर, मतलब इस चीज को बिना ध्यान में दिए कि उनकी एज क्या है और उनका जेंडर क्या है, वो महिला है कि पुरुष, इन सब चीजों को छोड़ करके, इनको नेग्लेक्ट करके, और टीचर जो है ना उसकी इज्जत करना सिखाता है हमें। क्यों? ए टीचर डिजर्व रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, क्योंकि एक जो टीचर है ना वो डिजर्व करता है रेस्पेक्ट, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, ज्ञान की वजह से। ठीक है, तो जिसके पास ज्ञान होगा सिखा वो ही सकता है, टीचर वो ही बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को एक बार समझ लेते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी, यानी जो नीचे जो लिखी हुई लाइन है ना, वो कहानी की थीम के बारे में क्या बता रही है? तो लाइनें क्या है? फॉर ए गुड कोज इफ यू आर डिटरमाइंड,
यानी किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, गुड कोज, अच्छे उद्देश्य के लिए, इफ यू आर डिटरमाइंड, आप दृढ़ निश्चयी हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तो आप ना कोई भी बाधा को पार कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो वो लाइनें कहानी के बारे में क्या बता रही हैं? दिस लाइन, वो जो लाइन है, दिस लाइन शोज दैट, वो लाइन यह दिखाती है कि विल पावर एंड डिटर्मिनेशन आर द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कि जो डिटर्मिनेशन और विल पावर जो है ना, इस कहानी की मेन थीम है। कहानी मतलब दृढ़ निश्चय, और विल पावर मतलब मन की जो इच्छा है ना, उसी के ऊपर इस कहानी की थीम है। ठीक है, इन द स्टोरी, इस कहानी में ग्रैंड मदर ओवरकम द ऑब्स्टिकल ऑफ हर ओल्ड एज, यानी जो दादी जी के जो ओल्ड एज नाम का जो एक रुकावट थी ना कुछ सीखने में, दादी जी ने उसको पार किया, मतलब उसको ओवरकम कर दिया, जस्ट विद हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, केवल अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पे। यानी दादी जी ने सोचा कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है बस। जब उसने ये सोच लिया तो दादी जी की जो 62 ईयर्स की एज थी ना, वो भी इस काम में रुकावट नहीं बन पाई। ठीक, तो ये कहानी की मेन थीम है, विल पावर और डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन 7, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कहानी में जो, यानी एजुकेशन की जो वैल्यू है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे, ठीक है, किस चीज के लिए? हमारी इंडिपेंडेंस में, मतलब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, इस चीज में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है, बिफोर लर्निंग टू रीड, मतलब इस कहानी में बिफोर लर्निंग टू रीड द ग्रैंड मदर्स वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी जब दादी जी ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था तो दादी जी दूसरों पर डिपेंडेंट थी, एंड फेल्ट हेल्पलेस, और जब कोई नहीं मिलता तो वो अपने आप को असहाय महसूस करती, एंड फेल्ट हेल्पलेस, बट एजुकेशन गेव हर द पावर, लेकिन शिक्षा ने उन्हें क्या पावर दी? बट एजुकेशन गेव हर पावर टू रीड बाय हर सेल्फ, अपने आप से पढ़ने की पावर दी, एंड मेड हर सेल्फ सफिशियंट, और उनको आत्मनिर्भर बनाया। पढ़ने लिखने सीखने के बाद में वो खुद से पढ़ पा रही थी मैगजीन को और स्टोरी को। तो इससे क्या सेंस निकलता है कि एजुकेशन मेक ए पर्सन स्ट्रोंग, एजुकेशन एक पर्सन को, एक आदमी को, एक मानव को स्ट्रोंग बनाती है और उसके बहुत सारे काम आसान करती है, दूसरों पे डिपेंडेंसी खत्म करती है। 7th क्वेश्चन के बाद में अब आता है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कंटेंट। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि इसमें है बिनोमियल्स। ठीक है, बिनोमियल्स, बिनोमियल्स मतलब एक प्रकार के ये मुहावरे ही होते हैं। इसमें लिखा है कि बिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस कंसीडरिंग ऑफ टू वर्ड्स यूजुअली लिंक्ड बाय ए कंजक्शन लाइक एंड और, यानी दो वर्ड होते हैं, ठीक है, वो एंड और से जुड़े होते हैं, ठीक है, और लगभग वो एक साथ ही यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सिंक और स्विम, दो वर्ड हैं अलग अलग, लेकिन दोनों और से जुड़े हैं और एक साथ ही यूज होंगे किसी भी सेंटेंस में। ठीक, ऑन एंड ऑफ, ये भी देखो एंड से जुड़े हैं, दोनों एक साथ होंगे किसी सेंटेंस में जब इसका मतलब निकालना होगा। मिक्स एंड मैच, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको बोलते हैं बिनोमियल्स। ये लगभग एक तरह से मुहावरे जैसे होते हैं। ठीक है, सॉरी, हम एक करेक्शन करते हैं, बिनोमियल्स ना मुहावरे को नहीं कहते। बिनोमियल्स का मतलब होता है दो वर्ड जो एंड या फिर और से जुड़े हों। ठीक है, ऐसे शब्द, तो ऐसे शब्दों का ना कैसे यूज होता है और इनका मतलब क्या है, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं। तो कॉलम 1 में बिनोमियल्स दिया हुआ है और कॉलम 2 में इन बिनोमियल्स के मतलब समझा रखे हैं। तो आपको छांटना है कि कौन से बिनोमियल का क्या मतलब है, आपको टिक करना है। तो सबसे पहले हमारा बिनोमियल्स है सिंक और स्विम। ठीक है, सिंक और स्विम का मतलब होता है
कि बिना किसी की मदद के पास हो जाना या फेल हो जाना, यानी कोई भी काम में आर या पार, लेकिन बिना किसी की मदद के, खुद से, ठीक है। यानी कोई काम में सक्सेस मिलना या फेल होना, वो होता है सिंक और स्विम, वो भी बिना किसी की मदद के। तो उस जगह पे हम काम में लेते हैं सिंक और स्विम। इनको हम सेंटेंस में भी चेंज करके देखेंगे बाद में। तो सिंक और स्विम, तो इसका जो अर्थ है वो इनमें से कौन सा है, ये देखिए, ये वाला 1 नंबर का, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प, ये सिंक और स्विम का अर्थ होता है, ठीक। अभी दूसरा है हमारे पास में ऑन और ऑफ, ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होता है कभी कभी या रुक रुक कर, ठीक है, कभी कभी या रुक रुक कर। तो देखिए इसका मतलब है समटाइम्स यानी कभी कभी, ओकेजनली यानी कि कभी कभी, ठीक है। तो सेकंड का ये मीनिंग है। थर्ड, मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच को ना आप ऐसे समझो, आपके पास ना 5 जोड़ी कपड़े पड़े हैं या 6 जोड़ी पड़े, 7 जोड़ी कपड़े पड़े, आपने उन सबको जब खरीदा था तो आपने अलग अलग जोड़े खरीदे, बट अब आपने क्या करा, सातों के साथ जोड़ों को मिक्स कर दिया और किसी की पैंट किसी की शर्ट आपस में मैच करवा दी और पहन लिया। इसी को बोलते हैं मिक्स एंड मैच, ठीक है। तो देखिए इसका कहां पे मतलब दिखा रखा है थर्ड में, पुट डिफरेंट थिंग्स, यानी अलग अलग चीजों को, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, अलग अलग चीजों को ना एक साथ में रखना, टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब एक पॉसिबिलिटी बनाना कि इसके साथ में ये चलेगा, इसके साथ में ये चल जाएगा, या इसका और इसका जोड़ा बन सकता है। तो टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब ज्यादा वेराइटी या ज्यादा रेंज हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं। फिर है ऑल और नथिंग, यानी कि या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। ऑल मतलब सब कुछ, नथिंग मानी कुछ नहीं। तो कई बार होता है ना, कुछ बच्चा जिद कर लेता है, किसी बच्चे को ना हम एक एप्पल होती है हम काट के दे रहे होते हैं कि ले बेटा ये ले ले, तो अगर वो जिद कर रहा होता है मैं तो लूंगा तो पूरी लूंगा, नहीं तो मैं आधी लूंगा ही नहीं, ठीक है। बच्चे आप लोगों ने भी जिद करा होगा ना कई बार बचपन में कि लूंगा तो पूरी लूंगा, नहीं तो मैं आधी सेव लूंगा ही नहीं। तो उसी को बोलते हैं ऑल और नथिंग, यानी लूंगा तो पूरी लूंगा, नहीं तो नथिंग, कुछ भी नहीं। तो देखिए चौथे का अब आप ढूंढ लोगे खुद ही, चौथे का आंसर क्या होगा, सबसे लास्ट में है, यानी समथिंग टू बी डन कंप्लीटली, समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट टू ऑल, या तो कोई काम पूरा ही करूं नहीं तो थोड़ा भी ना करूं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये। चलिए फिर है अपने पास में पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब ये होता है कि किसी चीज का कंपलसरी हिस्सा होना। जैसे आप 9th क्लास में हो तो इंग्लिश आपकी 9th क्लास का कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। तो देखें इसका अर्थ कहां पे है 5th का, यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, यानी किसी पार्ट, कंप्लीट पार्ट को बिलोंग करना, ठीक है, यानी कोई कंप्लीट हिस्सा है उसको बिलोंग करना, यानी किसी चीज का कंपलसरी पार्ट होना। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज का मतलब होता है बढ़िया से बढ़िया चीज छांटना, पिक एंड चूज, ठीक है ना, यानी छांट छांट के लेना। आप लोगों ने देखा होगा ना आपकी घर में जो मम्मी वगैरह होती है सब्जी लेने जाती है तो भिंडी छांट रही होती है, एक एक भिंडी, सब्जी वाला बोलता है मैडम जी इतना मत छांटो, है ना, सारी ले लो एक साथ। लेकिन मम्मी तो चालाक होती है, उसको पता है इसमें खराब भी है, तो छांट छांट के लेती है, उसको बोलते हैं पिक एंड चूज। आगे से मम्मी अगर सब्जी लेने जाए तो मम्मी को बोलना मम्मी भिंडी पिक एंड चूज करना है, छांट छांट के लेना है, पिक एंड चूज लेना है भिंडी को, यानी छांट छांट के लेना। तो कहां पे देखिए इसका आंसर क्या है 6वें का, चूज ओनली द बेस्ट थिंग, चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स पीपल्स ईटीसी, यानी कोई भी बेस्ट चीज को छांटना, उसको बोलते हैं पिक एंड चूज। 7वां है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, यानी या तो अभी मिल जाए जल्दी में या बाद में मिल जाए, यानी कभी ना कभी, इसका मतलब होता है ये कभी ना कभी। तो 7वें का आंसर देखिए यहां मिल गया, इंक्रीज, सॉरी हाँ,
इंक्रीज और डेवलप वेरी, नहीं नहीं नहीं, सातवें का आंसर ये नहीं है, सातवें का आंसर होगा ये, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में कभी तो होगा ये काम, यानी कभी ना कभी तो होगा, ठीक है, अभी नहीं तो कब बाद में हो जाएगा, यानी सूनर, या तो पहले हो जाए या फिर बाद में हो जाए, तो यानी एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी आज के बाद से भविष्य में कभी ना कभी तो वो होगा, ठीक। ये है आठवीं का। लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि जंप, जंप करना, ठीक है, जंप एंड जंप, यानी कि जंप के ऊपर भी जंप, तो ये तो मतलब कि तगड़ी स्पीड से बंदा मतलब बढ़िया काम कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली। चलिए, हमारे बिनोमियल्स के अर्थ हमने ढूंढ लिए, ये बिनोमियल्स थे जो एंड और शब्द से जुड़े थे, यानी दो वर्ड को जब एंड या फिर और से जोड़ते हैं तो उनको बिनोमियल्स बोलते हैं, और इनके तो ये 8 बिनोमियल्स थे जिनके हमने मीनिंग देखे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन बिनोमियल्स को सेंटेंस में यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अपना क्वेश्चन था कि यूज 5 बिनोमियल्स इन सेंटेंसेस, तो देखिए पहला बिनोमियल है सिंक और स्विम, यानी आर या पार, है ना। तो इन बिजनेस यू मस्ट सिंक और स्विम, मतलब बिना किसी की मदद के आपको या तो फेल होना है या सक्सेस होना है, बिजनेस में कोई मदद करने नहीं आएगा। और फिर सेकंड है ऑन और ऑफ, यानी रुक रुक कर, तो इट रेन्ड ऑन और ऑफ, यानी बारिश हो रही थी, कैसे, रुक रुक कर, ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, पूरी दोपहर बारिश रुक रुक के हुई। मिक्स एंड मैच, आपको पता है ना मिक्स एंड मैच मतलब किस मतलब डिफरेंट चीजों को एक साथ रख दो फिर उनसे जोड़े बनाओ, है ना। तो यू कैन मिक्स एंड मैच दीज क्लोथ्स, यानी आप इन कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके काम में ले सकते हो, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल, इसका मतलब हुआ किसी चीज का हिस्सा होना, तो स्ट्रेस इज पार्ट, स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब, यानी इस जॉब का कंपलसरी हिस्सा है तनाव। कई कई चीजें ऐसी ना तनाव मिलता है, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करना, कंपनी में काम करना, जहां पे वर्कलोड ज्यादा होता है, तो उन जॉब का पार्ट ही है क्या, स्ट्रेस, पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं, कंपलसरी हिस्सा। सूनर और लेटर, यानी कभी ना कभी, तो सूनर और लेटर यानी कभी ना कभी द ट्रूथ कम्स आउट, सच्चाई बाहर आती है, कभी ना कभी सच्चाई बाहर आती है। रीड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो, इनको पढ़ो बोला, हमने पढ़ा अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट, इन शब्दों में क्या हो रहा है, देखो यूजुअल में अन लग गया, फॉर्चुनेटली में भी अन लग गया, हैप्पी में भी अन लग गया, रेस्पेक्टिव में इर लग गया, इंडिपेंडेंट में इन लग गया। ये जब लगते हैं ना अन इन इर, है ना, ये लगने से क्या होता है, शब्द का जो अर्थ है ना वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है हमसे अभी कि अन हो गया, इम हो गया, डिस हो गया, इन, मिस, एक्स्ट्रा, ऐसे शब्द लगा करके आप नीचे जो कॉलम है ना इसको पूरा करो, ठीक है। तो पॉपुलर है, पॉपुलर में अन लगाया, अनपॉपुलर हो गया। तो बिलीफ में क्या लगेगा कि जस्ट उल्टा शब्द हो जाए, बिलीफ मानी भरोसा, और मिस बिलीफ मतलब भरोसा नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, यानी इस शब्द का उल्टा शब्द बन रहा है लगाने से, ऐसा है ना। तो करेक्ट का इनकरेक्ट आई एन लग गया, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू डिस लग गया, अंडरस्टैंड का मिस अंडरस्टैंड मिस लग गया, ऑर्डिनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया, इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग अन लग गया, है ना। और पॉसिबल, अरे हाँ, पॉसिबल का इम्पॉसिबल इम लग गया। तो ये जो शब्द है ना ये लग करके क्या करते हैं, इनको बोलते हैं, ये पहले जुड़ रहे हैं। कोई भी वर्ड के अगर पहले जुड़ रहा है ना, जैसे कि करेक्ट है, इसके पहले इन जुड़ गया,
तो ये इन क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रीफिक्स। और जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, तो जो पहले पोस्ट फिक्स और जो पहले लगे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मिस, अन, डिस, इर, ये सब हो गए प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स लगा करके हमने वर्ड का मीनिंग ही बदल दिया। ठीक है, जस्ट उल्टा कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्स। ऐसे ही प्रीफिक्स वाले 5 वर्ड ढूंढो एंड मेक सेंटेंस, और सेंटेंस बनाओ इस कहानी से। तो हमने ढूंढा एक तो इम्पॉसिबल, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव ए कार विदाउट फ्यूल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है मतलब जो काम हो ही ना सके। तो इट इज इम्पॉसिबल, यह बहुत मुश्किल है, टू ड्राइव ए कार विदाउट फ्यूल। सही बात है। इनकरेक्ट। तो प्लीज रीचेक योर टेस्ट पेपर, इसमें आर और आएगा। प्लीज रीचेक योर टेस्ट पेपर फॉर एनी इनकरेक्ट आंसर। किसी भी इनकरेक्ट आंसर के लिए अपने टेस्ट पेपर को चेक कीजिए, रीचेक कीजिए। आपको सर बोलते हैं ना कि प्लीज रीचेक कर लो अपनी कॉपी। फिर है मिसअंडरस्टैंड। देखो इसमें मिस लग गया है ना, तो ये भी प्रीफिक्स वर्ड हो गया, इसको भी यूज करेंगे सेंटेंस में। तो स्पीक क्लियरली, भाई साफ सुथरा बोलो, सो दैट, ताकि अदर्स डू नॉट मिसअंडरस्टैंड योर मैसेज, ताकि दूसरे आपके मैसेज को गलत ना समझें। मिसअंडरस्टैंड का मतलब गलत समझना। अनइम्पोर्टेंट, जो मतलब इंपॉर्टेंट ही ना हो कोई चीज, उसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट। तो डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, अपने वैल्यूएबल टाइम को खराब मत करो। किस चीज में? ऑन अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी बिना मतलब के मामलों में, बिना मतलब की चीजों में, यानी जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उन चीजों में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? बहुत ही कुछ अलग होना, स्पेशल होना। द यंग म्यूजिशियन गेव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, यानी जो नया यंग जो म्यूजिशियन था उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। ठीक है, तो ये भी हो गए हमारे। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें इधर में ना इडियोम्स दिए हुए हैं, यानी कि मैच द इडियोम्स रिलेटेड टू द लर्निंग गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर मीनिंग। यानी इधर में इडियोम्स दिए हुए हैं और इधर में उनका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मैच करवाना है कि कौन से मुहावरे का क्या अर्थ है। इडियोम्स मतलब होता है मुहावरे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स का मतलब होता है सीरियस होकर के पढ़ाई करना। ठीक है, तो इधर ढूंढते हैं कि कौन से किसका मतलब निकलता है सीरियस होकर के पढ़ाई करना। टू स्टडी सीरियसली। ठीक है, यानी सीरियस होकर के पढ़ना। टू हिट द बुक्स, यहां बुक को मारना नहीं है, इसका मतलब होता है सीरियस होकर पढ़ाई करना। टू ड्रा ए ब्लैंक, मतलब ड्रा ए ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है कुछ नहीं, ब्लैंक का मतलब होता है कुछ नहीं। तो ड्रा ए ब्लैंक मतलब कुछ नहीं खींचा, कुछ भी नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब होता है कि कुछ याद ना आना। तो देखो कहां पे है इसका मतलब, सेकंड नंबर ये रहा। टू बी अनेबल टू रिमेंबर, कुछ भी याद करने में असमर्थ होना। थर्ड, टू लर्न द रोप्स, यानी कि टू लर्न द रोप्स का मतलब होता है नियम या कानून कायदे सीखना। नियम सीखना किसी भी नई चीज के, चाहे वो नया गेम हो चाहे नया कुछ और हो, नई चीज के नियम सीखना। तो ये कहां पे लिखा है अपना, देखिए लास्ट में। इसका मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, यानी कोई कोई एक्टिविटी करनी है तो हम सीखें उसके नियम कानून कायदे की कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये किस मुहावरे का अर्थ है? टू लर्न द रोप्स। टू रैक वंस ब्रेन, मतलब दिमाग को ना ऐसे मतलब प्रेशर डालना दिमाग पे जोर देकर के कोई बात सोचना या कोई काम करना जोर देकर के। ठीक है, इसको बोलते हैं टू रैक वंस ब्रेन। देखिए इसका क्या मतलब है, यानी टू थिंक वेरी हार्ड, यानी बहुत तगड़े तरीके से सोचना। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत मतलब अच्छे से सोचना, गहन अध्ययन करना। फिर है टू लर्न बाय हार्ट। टू लर्न बाय हार्ट का मतलब होता है अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो ये किसका अर्थ होगा, देखिए
टू मेमोराइज समथिंग, यानी किसी चीज को याद कर लेना। ठीक। छठवां है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी रात में तेल जलाना। रात में तेल जलाने का मतलब हुआ कि लेट नाइट, मध्य रात्रि तक पढ़ाई करना। तो देखो ये कहां लिखा है, टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी लेट नाइट तक काम करना या पढ़ाई करना, इसको बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अब नीचे लिखा है कि भाई कोई इडियम्स जो है ना, इन इडियम्स को आप सेंटेंस में यूज करो। तो चलिए ठीक है, हम इडियम्स को सेंटेंस में यूज करते हैं। तो देखिए हमारी सबसे पहले इडियम्स यानी मुहावरा क्या है, टू हिट द बुक्स, बुक्स को मारना। अरे भाई, यानी कि सीरियसली पढ़ाई करना। तो आई मस्ट हिट द बुक्स टू नाइट फॉर टुमारोज एग्जाम, यानी कल के एग्जाम के लिए मैं आज हिट द बुक्स करूंगा, यानी बहुत सीरियसली पढ़ाई करूंगा। टू ड्रा ए ब्लैंक, आई ट्राइड टू रिमेंबर हिज नेम, मैंने बहुत कोशिश की उसका नाम याद करने की, बट ड्रा ए ब्लैंक, कुछ याद ही नहीं आया। टू लर्न द रोप, यानी नियम सीखना। इट टेक टाइम टू लर्न द रोप एट ए न्यू जॉब, एक न्यू जॉब के ऊपर टाइम लगेगा वहां पे उनके नियम कानून कायदे सीखने में। ठीक है। टू रैक वंस ब्रेन, यानी कि दिमाग को बिल्कुल ऐसे ध्यान से, मतलब पूरा ध्यान लगा के सोचना। ठीक है, हाईली थिंकिंग करना, इसका मतलब होता है। तो सी रैक्ड हर ब्रेन, सी रैक्ड हर ब्रेन बट कुड नॉट सोल्व द पजल, उसने बहुत दिमाग लगाया लेकिन पजल को सोल्व नहीं कर पाई। सी यूज हुआ ना। फिर क्या है, टू लर्न बाय हार्ट, मतलब अच्छे से याद करना। स्टूडेंट्स लर्न द एंटायर पोएम बाय हार्ट, स्टूडेंट ने याद कर लिया पोएम को बाय हार्ट, मतलब अच्छे से याद कर लिया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, यानी उसने अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए लेट तक काम किया। इसका मतलब बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है लेट तक काम करना। तो अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए ही बर्न द मिडनाइट ऑयल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन 5 है ना, इसमें क्या बताया गया है, इसको पढ़ के आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि दो टेंस होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और एक होता है पास्ट सिंपल टेंस। ये रहा सिंपल पास्ट। ठीक है, तो एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एक सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, या मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म यूज होती है और कुछ नहीं। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई कोई काम है, मान लो कि कोई एक सेंटेंस है जिसमें दो काम हो रहे हैं, तो एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में फिनिश हो रहा है। तो जो काम पहले फिनिश हो रहा है ना, वो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, यानी कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। किसके लिए, जो काम पहले फिनिश हो रहा उसके लिए, और जो काम बाद में फिनिश हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलिए इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा, मैंने सीक्रेटली काशी यात्रा की बुक परचेज कर ली, विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम, जो कि उस समय तक पब्लिश हो चुकी थी एक नोवेल के रूप में। तो देखिए यहां पे दो काम हुए, एक तो बुक का पब्लिश होना और एक बुक को खरीदना। तो पहले कौन सा काम हुआ, बुक पब्लिश हुई ना, बुक पब्लिश होएगी तभी तो हम उसको खरीदेंगे। तो पहले बुक पब्लिश हुई, तो इसीलिए देखो हमने हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है ना। तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है इसके लिए, इस सेंटेंस में।
और इसमें अगर ये कहता है कि भाई वर्ब है ब्रिंग, तो आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो हम बोलते हैं इसमें ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आएगी अब, है ना, क्योंकि ये काम बाद में हो रहा है, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म गोट हो गई। ठीक, बस इतना सा ही समझना है। अभी देखिए नेक्स्ट, आई न्यू, मैं जानता हूं, ये सॉरी, आई न्यू मैंने जाना, मैंने पहचाना, मैंने जाना, क्या जाना, देन मैंने तब, तब मैंने जाना, दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड, कि मेरे स्टूडेंट पास हो चुके थे, विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब बहुत अच्छे नंबरों से। दो चीजें हुई हैं कि तब मैंने जाना, एक तो तब मैंने जाना, ठीक है, और एक स्टूडेंट का पास होना। तो स्टूडेंट पास पहले हुआ तभी तो उसने जाना, तो इसीलिए इस सेंटेंस में हमने यूज किया हैड पास, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो उसने बाद में जाना, तो उस सेंटेंस में हमने यूज किया सेकंड फॉर्म वर्ब की, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। ठीक है, आई न्यू। चलिए, तो यही चीज इसने बताई है, आगे चलते हैं। सेम चीज को करने के लिए आगे हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। तो कहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, कहां पे आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये अब आपने बताना है। जैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अराइव, और यहाँ पे है ऑलरेडी बिगिन। अब ऑलरेडी बिगिन का मतलब ये हुआ कि कोई काम पहले ही शुरू हो चुका है, ये खुद ही पता लग रहा है यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा हैड ऑलरेडी बिगिन, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आ जाएगी अराइव्ड, यानी व्हेन द डेलीगेट्स अराइव्ड, जब डेलीगेट्स पहुंचे, एट दैट कॉन्फ्रेंस, एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में, द की नोट स्पीकर, जो मुख्य जो स्पीकर था, बोलने वाला, लोकसभा में राज्यसभा में होते ना, तो जो मुख्य वक्ता था वो हैड ऑलरेडी बिगन द सेशन, वो पहले ही सेशन शुरू कर चुका था। कब? जब तक कि डेलीगेट्स पहुंचे। देखो दूसरा बी, बी में यहां पे दिया हुआ है लर्न, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, और यहां पे दिया हुआ है स्टार्ट। तो देखना है कि कौन से में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और कौन से में सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसको पढ़ करके पता लगाएंगे। देखो आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न आएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन, दे स्टार्ट वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग इट, यानी उन्होंने, मतलब अब देखो, उन्होंने वेरीफाई करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने वेरीफाई करना शुरू किया, बिफोर शेयरिंग इट, शेयर करने से पहले वेरीफाई करना शुरू किया। क्यों? आफ्टर द स्टूडेंट हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन, यानी फेक न्यूज जो ऑनलाइन आती हैं, पहले उन्होंने उनको पहचाना और उसके बाद में उन्होंने उनको शेयर करना बंद कर दिया, स्टार्ट किया फेक न्यूज पहचान करके। ठीक है, कि कौन सी फेक न्यूज है, पहले ये पहचाना, उसके बाद सही न्यूज को उन्होंने शेयर किया। तो पहले पहचाना ना, तो हैड लर्नड आ गया, बाद में आ गया स्टार्टेड। ऐसे ही सी, अब बिफोर, यानी पहले किरण ने क्या किया, बिफोर किरण स्टार्टेड, किरण शुरू, या बिफोर किरण स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट यूज करना शुरू करती किरण, है ना, उस तो सी एंश्योर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, उसने पहले समझा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, तो पहले उसने ये काम किया ना, तो यहां पे आ गया हैड एंश्योर्ड और बाद में आया स्टार्टेड। ठीक, ऐसे ही चलते हैं डी में, बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज्ड, बाय द टाइम अरुण रिकॉग्नाइज्ड, अरुण रिकॉग्नाइज समझो आप पहले, द इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, ही एग्जॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज सेविंग, यानी उसकी सेविंग खत्म हो चुकी थी, और एक एक टास्क क्या हो रहा है, उसने समझा बजट के बारे में। तो यानी जब उसने बजट के बारे में समझा ना, तब तक तो उसकी ना, मतलब जो सेविंग थी वो खत्म हो चुकी थी। तो पहले काम क्या हुआ, सेविंग खत्म हो गई पहले ही, उसने बजट के बारे में बाद में जाना, तो हैड एग्जॉस्ट यहां आएगा, हैड एग्जॉस्टेड होगा शायद, ये हैड एग्जॉस्टेड, एंड यहां पे आएगा वरुण रिकॉग्नाइज्ड। एक मिनट देख लेना आप लोग भी, एग्जॉस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एग्जॉस्टेड ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज की सेकंड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड आ गई, क्योंकि ये काम बाद में हुआ। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने वाला, सेविंग पहले खत्म हो गई। फिर देखते हैं, वहन रघु
log in to the cyber security webinar. The instructor already discussed the importance of the strong password. यानी जब रघु ने लॉग इन किया वेबिनार में, तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने पहले ही ऑलरेडी जहां आ गया ना वर्ब के साथ, मतलब वो काम पहले हुआ है, तो हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग इन की सेकंड फॉर्म लॉग्ड इन हो जाएगी, ठीक। अच्छा, नीचे भी सेम चीज दे रखी है, लेकिन ये सेम चीज पैसेज के रूप में दे रखी है, ठीक है। और देखिए अभी टेक, अब टेक की सेकंड फॉर्म आ सकती है तो टुक, या फिर हैड टुक आ सकता है, दो चीजें आ सकती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई, यानी मेरे माता पिता और मैंने लास्ट ईयर लिया, है ना, ए फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, और फुल स्टॉप। ये सेंटेंस तो यहां खत्म हो गया, तो यहां पे सिंपल पास्ट आएगा टुक, ठीक है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। फिर आगे चलते हैं। when we review our expenses we realized, क्या रियलाइज किया, we realized spend too much on unnecessary purchase, कि हमने अननेसेसरी चीजों पे बहुत सारा परचेजिंग कर लिया। ये कब पता लगा उनको, जब उन्होंने रिव्यू किया। तो पहले क्या हुआ, पहले अननेसेसरी परचेज हुआ, बाद में रिव्यू हुआ। तो इसीलिए यहां पे क्या आएगा, स्पेंड की हैड स्पेंड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे रिव्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, रिव्यू के रिव्यूड। आगे चलते हैं। आफ्टर माई पेरेंट्स डिस्कस, आफ्टर माई पेरेंट डिस्कस वेज टू सेव, मतलब बचत करने के तरीके, आई ओपन ए सेविंग अकाउंट, यानी पहले डिस्कस किया तभी तो उसके बाद में इन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन किया बचाने के लिए। तो इसीलिए यहां पे आ गया हैड डिस्कस्ड, और यहां आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे चलते हैं। बाय द टाइम वी सेट ओवर बजट, हमने मतलब टाइम से अपना बजट सेट किया। द कोर्स ऑलरेडी, यानी जब हमने, बाय द टाइम यानी जिस वक्त हमने हमारा बजट सेट किया, देखो ऑलरेडी आ गया ना वर्ब के साथ, तो इसका मतलब है कि ये काम पहले हो रहा है। तो सिंपल सी है, हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, तो द कोर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, यानी बचत करने के जो तरीके थे ना, वो कोर्स में पहले डिस्कस हो चुके थे जब हमने बजट सेट किया, ठीक। तो फिर बाद में क्या होता है, वी हरी टू टेक नोट्स, वी हरी टू टेक नोट्स बट, लेकिन क्या हुआ, अब एक और चीज सुनना, दो सेंटेंस से पास्ट में अगर वहां पे बट आ रहा है ना, तो समझो कि आगे आने वाला जो सेंटेंस है ना वो पहले हुआ, लेकिन मैं ऐसा करना चाह रहा था लेकिन वो ऐसे हो गया। मैं जयपुर गया लेकिन कोर्स पहले ही खत्म हो गया। मैं स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन पहले ही चली गई, है ना, या ट्रेन जा चुकी थी। तो बट के साथ में जो आगे सेंटेंस में जो चीज आ रही है वो इसका मतलब है कि पहले हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म हरीड, एंड बट मेनी पार्टिसिपेंट्स हैड कंप्लीटेड आ जाएगा यहाँ पे देयर फाइनेंशियल प्लान्स। डिस्पाइट दैट, इन सब के बावजूद, वी एंजॉय लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइजली। अब एक ही सेंटेंस सिंपली काम हो रहा है, एक सिंगल काम हो रहा है सिंपल से, तो सिंपल पास्ट आएगा एंजॉय का एंजॉय, कि वी एंजॉयड लर्निंग, हमने एंजॉय किया लर्निंग, क्या एंजॉय किया, हाउ टू मैनेज मनी वाइजली, कि पैसे को कैसे समझदारी से यूज करते हैं, हमने इसका एंजॉय लिया, ठीक है। कोर्स पहले खत्म हो गया था उसके बावजूद भी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना लिसन एंड रेस्पॉन्ड, यानी सुनो और फिर जवाब दो। ये कह रहा है कि पेज नंबर 259 पे कुछ है, आप पहले उसको पढ़ लो फिर इनके जवाब दो, ठीक है। अब वहां पे डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया गया है। तो पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 259 मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहां पे क्या है, देखिए यहां पे डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया गया है। अब डिजिटल लिटरेसी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है ऑनलाइन हम कैसे काम करें,
ऑनलाइन मुझे टिकट बुक करना है, ऑनलाइन मुझे पैसे ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन मुझे गाने सुनने हैं, ऑनलाइन मुझे फॉर्म भरना है, ठीक है, ऑनलाइन मुझे मूवी की टिकट बुक करनी है। तो ये भी सीखना पड़ेगा ना आपको, इसी को बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। तो कुछ खालिस्तान इन्होंने दिए हैं, आप बताइएगा। लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टूल्स, यानी आजकल जो शिक्षा है ना, तो इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज, उस शिक्षा में क्या शामिल हो रहा है आजकल? डिजिटल टूल्स, मतलब जो आजकल जैसे लैपटॉप, मोबाइल, ये सब भी क्या हो रहा है आजकल शिक्षा में, मतलब जरूरी टूल हो गए हैं, ठीक है, डिजिटल टूल्स। फिर है डिजिटल लिटरेसी इज आल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा, यानी आपको डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान क्यों होना चाहिए? इसलिए भी होना चाहिए ताकि आप अपने पर्सनल डेटा को सेफ रख सकें, इसके लिए भी आपको डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी इनेबल्स द एल्डरली टू स्टे कनेक्टेड, डिजिटल लिटरेसी इनेबल्स द एल्डरली टू स्टे कनेक्टेड। अब देखो डिजिटल में जैसे ये सोशल मीडिया क्या है, ये भी डिजिटल लिटरेसी है एक तरह से। इससे क्या होता है, आप लोगों के साथ में जुड़े रहते हो, स्टे कनेक्टेड। डिजिटल लिटरेसी एनकरेजेस यूजिंग द इंटरनेट सेफली, इंटरनेट सेफली by helping us recognize misinformation and scams। अब आप मान लो कि डिजिटल लिटरेसी यानी कि ऑनलाइन क्या क्या फ्रॉड होते हैं, ये भी डिजिटल लिटरेसी में ही आता है। साइबर सिक्योरिटी यानी ऑनलाइन क्या क्या अपराध होते हैं उनसे, उनके बारे में जानकारी, ये भी डिजिटल लिटरेसी में आता है। तो इसका ज्ञान होने से हम क्या है, इंटरनेट के ऊपर हम मिस इन्फॉर्मेशन से और स्कैम से बच सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना आजकल, कि किसी के पैसे निकाल लिए ऑनलाइन, किसी के अकाउंट को हैक कर लिया, ये सब। तो अगर हमें डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान है तो हम मिस इन्फॉर्मेशन और स्कैम से बच सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और पांचवा क्या है, द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प्स पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग आईटी ट्रेनिंग। तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एक चल रहा है जो लोगों को मतलब कि सिखा रहा है, देश भर में आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब इसी डिजिटल लिटरेसी के बारे में सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है स्पीकिंग एक्टिविटी। ये एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइफ के हिसाब से है। इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक डिबेट है, ये बात कर रहे हैं एक डिबेट के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि डिबेट में क्या होता है, आपको एक टॉपिक मिलता है, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक मिल गया आपको, तो एक तो बोलेगा उसके पक्ष में, सपोर्ट में, और एक बोलेगा उसके अपोजिट में, विपक्ष में, ठीक है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि कोई लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है या बुरी, तो एक कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग। ये कह रहा है, एक जो सपोर्ट में बोल रहा है वो कह रहा है कि भाई कोई भी अदर लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा, ठीक है। जो अपोजिट में बोल रहा है वो कह रहा है लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग, ठीक है। ये कह रहा है कोई लर्निंग वर्निंग की जरूरत नहीं है, मतलब बुढ़ापे में सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, ये मान लो। तो एक तो कह रहा है कि बहुत जरूरी है सीखना ये सब कुछ, एक कह रहा है कि आप यंग रहते हो तो ही सीखना जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापे में क्या सीखना। ऐसे ना हम लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर में एक सपोर्ट में बोल सकता है और एक अपोजिट में बोल सकता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ये कह रहे हैं कि जब आप सपोर्ट में बोल रहे हो ना, तो आप ना ऐसे यूज कुछ सेंटेंस ना ऐसे शुरू कर सकते हो। जैसे सपोर्ट में बोलने के लिए, टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक, टॉपिक का नाम, फॉर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मतलब कि हम किसी टॉपिक के फेवर में बोल रहे हैं। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वांट टू मेंशन दैट, हम किसी चीज का मतलब बड़ाई कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, moreover I strongly feel, I have a reason to believe, है ना, और there is no doubt। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है ना, हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के फेवर में बोल रहे हो। और अगर हम अगेंस्ट में बोल रहे हैं तब बोलेगा कि ऑन द कंट्री या ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रेरी, सॉरी, ऑन द अदर हैंड, ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं जब हम अगेंस्ट में बोलते हैं। देयर आर टू साइड टू दिस टॉपिक,
देयर नो डाउट दैट if I could make a point here, I am pretty sure that, well, I am not sure whether you can really. So to put it in a few words, इस तरीके के सेंटेंस से हम शुरुआत करते हैं, या इस तरीके के सेंटेंस हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? डिबेट में अगेंस्ट में बोलने के लिए। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको समझाना जरूरी था। अभी देखिए, एक राइटिंग टास्क है, यानी आपको एक लेटर लिखना है। किसको? आपको लेटर लिखना है एक न्यूज़पेपर वाले जो चीफ एडिटर हैं उनको, और उनको बताना है कि जो बड़े लोग होते हैं ना हमारी सोसाइटी में जो बड़े लोग हैं, जो मतलब मान लो कि 50 साल 60 साल के हो गए लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो आप स्टूडेंट हो, तो आपने ना उनको एक लेटर लिखना है कि भाई हम स्टूडेंट्स जो है ना, मतलब गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाले या हम स्टूडेंट्स वगैरह इनको पढ़ाएं जो 50 साल से ऊपर के हैं, ताकि हमारी सोसाइटी में मतलब कि साक्षरता का दर बढ़े और इन लोगों को भी मतलब ये लोग भी इंडिपेंडेंट हों पढ़ने में लिखने में। तो ये फॉर्मेट बता रहे हैं, उसमें क्या हो, नेम हो, डेजिग्नेशन हो, एड्रेस हो, डेट हो, सब्जेक्ट हो, है ना, और सर मैडम ऐसे शुरुआत करो, बॉडी ऑफ द लेटर हो, है ना। तो इसमें बोला 3 पैराग्राफ हो। पैराग्राफ 1 में आप प्रॉब्लम को बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, रेज द इशू बाय क्रिएटिंग द सम लेटेस्ट न्यूज आइटम सर्वे रिपोर्ट, कि भाई बताओ कि भाई लोगों का पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है ना। पैराग्राफ 2 में क्या करना आपने, एनालाइज द इशू ऑफ टर्म्स ऑफ इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे उसकी वजह से इशू क्या बनेंगे, है ना, क्या इशू क्रिएट होते हैं या नहीं होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में। और थर्ड पार्ट में क्या करना आपने, थर्ड पैराग्राफ में आपने क्या करना है, आप सॉल्यूशंस बताओ कि भाई कैसे आप लोग साक्षरता या लिटरेसी को आप लोग बढ़ा सकते हो। ठीक है, हाँ, ये कह रहा है आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स ट्रूली लास्ट में लिखना है, ऐसा योर्स ट्रूली और नाम लिखना लास्ट में। लैंग्वेज आपने क्या करना है, फॉर्मल, क्लियर एंड स्पेसिफिक, शॉर्ट एंड टू पॉइंट सेंटेंसेस, मतलब बहुत बड़ा नहीं लिखना आपने लेटर, मतलब कि आपने शॉर्ट में लिखना है और बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियरली लिखना है। शॉर्ट एंड टू पॉइंट हो गया, पर्पज स्टेटेड क्लियरली एंड कंसाइजली, रिलेवेंट डिटेल टू बी गिवन, और मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ठीक है, तो ये लेटर मैंने लिख रखा है, ये लेटर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इससे पहले हम आगे एक चीज को और कवर कर लेते हैं लास्ट में। चलो लेटर दिखाता हूं आप लोगों को। पहले देखिए, ये है वो लेटर, हम लेटर लिख रहे हैं एक न्यूज एजेंसी को। देखिए कैसे लिख रहे हैं, राहुल शर्मा, क्लास 9th A, उन्होंने बोला था कि नाम वगैरह होना चाहिए, जयपुर, लोकेशन होगी, डेट होगी 18 मई 2026, सब्जेक्ट हो गया हमारा क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ एडल्ट लिटरेसी, मतलब वयस्क लोगों को पढ़ाने का महत्व। वयस्क कौन होते हैं, 30-40 साल से ऊपर के लोग होते हैं। ठीक है, सर ऑब्लिक मैडम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि एस्टीम्ड न्यूज़पेपर का मतलब होता है प्रतिष्ठित अखबार। प्रतिष्ठित का मतलब हो गया रेपुटेटेड, मतलब जिसका नाम हो, जिसको लोग जानते हो। ठीक है, तो थ्रू द कॉलम, कॉलम का मतलब हुआ कि न्यूज़पेपर में ना ऐसे कॉलम बने हो, देखना आप, एक कॉलम में न्यूज़ होगी, फिर दूसरे कॉलम में कि कोई और न्यूज़ होगी, तीसरे कॉलम में कोई और न्यूज़, तो ऐसे कॉलम बने होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, कॉलम के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, यानी जो हमारी अनपढ़ता जो है ना एडल्ट्स में, यानी वयस्क लोगों में जो अनपढ़ता है ना, उसकी तरफ में, उस समस्या की तरफ में ध्यान खींचना चाहता हूं। ठीक है, आपके न्यूज़पेपर के थ्रू। इवन टुडे, यानी आज भी, मेनी एडल्ट्स इन विलेजेस एंड बैकवर्ड एरियाज, आज भी बहुत सारे वयस्क लोग गांव में और बैकवर्ड एरियाज में, पिछड़े इलाकों में, कैन नॉट रीड और राइट, लिख पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इलिटरेसी, यानी कि इस असाक्षरता की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इलिटरेसी एडल्ट्स
फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। जो वयस्क लोग होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं डेली लाइफ में। पढ़ना लिखना नहीं आता, पैसे का हिसाब नहीं आता, है ना। जैसे दे आर अनेबल टू रीड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो पढ़ नहीं सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फिल फॉर्म नहीं कर सकते, और गेट प्रॉपर जॉब्स, और जिसकी वजह से उनको प्रॉपर अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। स्टूडेंट्स कैन हेल्प बाय टीचिंग बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। जो स्टूडेंट्स है ना, छात्र लोग, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ा करके। क्या क्या पढ़ा करके? टीचिंग बाय टीचिंग बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब लिखना पढ़ना सिखा करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। स्किल्स इन एडल्ट लिटरेसी कैंप, एडल्ट लिटरेसी कैंप लगते हैं, ठीक है, यानी वयस्क लोगों को सिखाने के कैंप लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनमें बच्चे पढ़ा करके और उन लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है, उनकी मदद कर सकते हैं। दिस आल्सो डेवलप्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। जब बच्चे ऐसे करेंगे ना, तो बच्चों में एक जिम्मेदारी की भावना भी आएगी कि मुझे किसी को पढ़ाना है, ऐसे जिम्मेदारी आती है, या बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। स्कूल्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस शुड ऑर्गेनाइज मोर लिटरेसी कैंप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो इस अब लास्ट में वो पैराग्राफ में सॉल्यूशन बता रहा है क्या करना चाहिए, कि जो स्कूल हो गई या जो सामाजिक संस्थाएं हो गई, उनको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्या? लिटरेसी कैंपस, साक्षरता अभियान के लिए साक्षरता कैंप लगाने चाहिए। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, साक्षरता और जागरूकता के लिए प्रोग्राम यानी कार्यक्रम रखने चाहिए, उनके कैंप लगाने चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड, और छात्रों को भी ना मतलब एनकरेज करना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। किस चीज के लिए? टू वॉलंटियर इन सच एक्टिविटी, कि वो अपने आप से खुद मतलब पढ़ाने आए विलिंग होकर के, ठीक है। इन दिस वे, इस प्रकार से वी कैन हेल्प मेक ओवर सोसाइटी एजुकेटेड एंड अवेयर। इस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को एजुकेट और जागरूक बनाने में, यानी साक्षर और जागरूक बनाने में। आई होप यू विल पब्लिश माई व्यूज इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो विचार हैं उनको आप अपने प्रतिष्ठित अखबार में छापोगे। योवर्स ट्रूली, लास्ट में बोलो ये योवर्स ट्रूली यूज करना, राहुल शर्मा। नाम आप कोई भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये अपना लेटर हो गया, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो आगे ना एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में इधर में कुछ रिलेटिव्स के नाम लिखे हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। अब ये कह रहे हैं कि कन्नड़ लैंग्वेज उन्होंने लिख दी यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि बाकी ना 4 लैंग्वेज और आप अपने मन से लिख लो, जैसे हिंदी, बंगाली, संस्कृत और पंजाबी। अब कन्नड़ में ग्रैंड मदर को, ग्रैंडफादर को, मदर को, इनको क्या बोलते हैं वो लिखो। ऐसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में इनको क्या बोलते हैं, और संस्कृत में और पंजाबी में। तो मैंने लिख दिया है, देखो कन्नड़ में ग्रैंड मदर को बोलते हैं अव्वा, ग्रैंडफादर को बोलते हैं अज्जा, मदर को बोलते हैं अम्मा, फादर को बोलते हैं अप्पा, सिस्टर को बोलते हैं अक्का, ब्रदर को बोलते हैं अन्ना। ठीक, अब आप देख लो, याद करने का तरीका देखो आप। देखो हिंदी और पंजाबी इन दोनों में लगभग सेम बोलते हैं। ग्रैंडफादर को दादा, सॉरी ग्रैंड मदर को दादी, तो पंजाबी में भी दादी। ग्रैंडफादर को दादा, तो पंजाबी में भी दादा। सॉरी माताजी, मदर को बोलते हैं माँ हिंदी में, तो पंजाबी में भी माँ, है ना। और फादर को बोलते हैं पापा, तो देखो यहां भी पापा पंजाबी में और हिंदी में। तो सिस्टर को बोलते हैं बहन, तो पंजाबी में बोलते हैं बहन। भाई को हिंदी में बोलते हैं भाई, लेकिन पंजाबी में बोलते हैं प्रा। बस ये एक अंतर है। बाकी बच गए बंगाली और संस्कृत। तो देखिए ग्रैंड मदर को बोलते हैं ठाकुमा और ग्रैंडफादर को बोलते हैं दद्दू, ठीक है। मदर को माँ ही बोलते हैं, ठीक है, मदर को माँ बोलते हैं, बंगाली में भी, पंजाबी में भी, हर जगह पे। फादर को देखो बाबा, सिस्टर को बोन और भाई को भाई, ठीक है, ब्रदर को भाई। संस्कृत में देखो, संस्कृत में आप लोगों ने सुना होगा ना, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, रामायण देखी होगी, तो वहां पे देखना वो बोलते हैं, जैसे ग्रैंड
ग्रैंडफादर है उसको बोलते हैं पितामह, पितामह, ठीक है। और माता जी होती है उसको बोलते हैं पितामही, ठीक है। और मदर को बोलते हैं माता, माताश्री बोलते हैं ना, तो माता, माताश्री, पिताश्री, ठीक है, फादर को पिता, ठीक है ना। सिस्टर को भगिनी और भाई को भ्राता, भ्राताश्री बोलते हैं ना, आपने सुना होगा भ्राताश्री, है ना, भगिनी, पिताश्री, माताश्री, है ना, पितामह, पितामही। तो ये संस्कृत में बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत इजी तरीके से इसको समझ गए होंगे। बस आपका ना लगभग खत्म हो गया ये लेसन, क्वेश्चन आंसर। अब देखिए आगे क्या है, कुछ एजेंसियों के नाम दे रखे, कुछ मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि कुछ स्कीम्स चलाती हैं जो हमारे एडल्ट लोग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिनेंशियल यानी पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें इसके बारे में पढ़ाने के लिए कुछ चलाते हैं। तो नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी ये होते हैं एक संस्था NLMA, इसका पूरा नाम है नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट लोग होते हैं ना, जो वयस्क 30, 35, 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको सरकार पढ़ाने के लिए स्कीम्स चलाती है, ठीक है। बस इसका इतना ही मतलब है, आपको और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिनेंशियल लिटरेसी, इसमें क्या होता है कि लोगों को सिखाया जाता है पैसे का मैनेजमेंट, कि पैसे को आप किस तरीके से काम में लो सही तरीके से, ठीक है। ओके, इसके बाद में है ELP। ELP का मतलब होता है द अर्ली लिटरेसी प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, जो बच्चे मान लो फुटपाथ पे रहते हैं, अर्ली लिटरेसी मतलब शुरुआत की शिक्षा एक तरह से, तो जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार ना निःशुल्क मतलब पढ़ाने की कुछ स्कीम्स लाती हैं, उसको बोलते हैं ELP। फिर लास्ट में है कल्चरल लिटरेसी। कल्चरल लिटरेसी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि भाई राजस्थान है, उसका एक कल्चर है, ठीक है, तो उसके बारे में मतलब बढ़ावा देना, वो सिखाना। जैसे घूमर डांस यहाँ फेमस है तो वो कल्चरल लिटरेसी में आ गया, वो सिखाना, है ना। यहाँ लोग पहनाव पहनते हैं, साड़ी, धोती, कुर्ता, सर पे साफा बांधते हैं, ये सब कल्चरल लिटरेसी में आता है, ठीक है ना। ओके, तो अपना लेसन जो है आज खत्म हो गया, हमारा फर्स्ट लेसन खत्म हो गया, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग ना और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे हमारे टॉपिक्स को कवर करने में बढ़िया से और अच्छे से, कुछ नए नए तरीके आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है हमारा, हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा भारत ओवर लैंड, ठीक है। चलिए, तो आज इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बच्चों पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सच में बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी ही लगो, आपको दुनिया में सर उठा के जीने के लिए भी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए।